नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। वीसी के जरिए पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आज नई शुरुआत का अवसर। उत्तराखंड मंत्री चंदन रामदास ने की एमएसएमई की समीक्षा बैठक। स्टार्टअप पॉलिसी पर की चर्चा। मैक्सिमम पैकेज के लिए अधिकारियों के साथ होगी बैठक। उत्तराखंड राज्यपाल ने उद्यान विभाग की डायरी का किया विमोचन। 3 से 5 मार्च तक राजभवन में होगा वसंतोत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी जानकारी। रुड़की में आबादी क्षेत्र में पटाखों के गोदाम में लगी आग। 3 लोगों की जलकर मौत। आधा दर्जन से अधिक लोग झुलसे। जांच के दिया आदेश। जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत निकला तीसरा लकी ड्रॉ। 1500 विजेताओं को दिए स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच। उत्तराखंड वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आयोजित कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। उन्होंने कहा कि इससे आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन बदलने लगा है। युवाओं का संदेश देते हुए कहा कि जिस सेवा में आप प्रवेश कर रहे हैं यह केवल आपके जीवन बदलने का नहीं बल्कि वह व्यापक बदलाव का माध्यम है। हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेज़ी से सभी भर्तियाँ हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मिले हैं वो आयोजित किए जाए। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में एमएसएमई की समीक्षा बैठक की है। एमएसएमई की समीक्षा बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्टर के लिए होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन इन्वेस्टर्स को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। मंत्री चंदन रामदास ने स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले स्टार्टअप के लिए 15,000 दिए जा रहे थे, पर अब इस राशि को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। हम इस समय लगभग एमएसएमई में जो हमारी स्टार्टअप नीति है, इस स्टार्टअप नीति को मैंने बता दिया कि 40 करोड़ रुपए का हमारा इस समय बजट रखा है और 200 करोड़ रुपए का हमने एक कॉर्पस फंड बना रखा है। हम तत्काल अपने उद्योगों को पैसा सुलभ कराने में सिंगल विंडो सिस्टम के हिसाब से कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने देंगे
और जो भी हमारे पास इन्वेस्टर आएगा हम तत्काल उद्योग स्थापित करने के लिए हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। बड़े इन्वेस्टर आएंगे, उनकी स्थिति को देखते हुए हम उनको कितना मैक्सिमम पैकेज दे सकते हैं ये हम आपस में बैठ के तय करेंगे। जैसी परिस्थितियां होंगी उस परिस्थिति के हिसाब से हम उनको पैकेज देंगे ताकि उनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो, रोजगार भी ज़्यादा हो और समय पर उद्योग लगे। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में परिवहन विभाग ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। इस बाबत आज परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। उससे पहले विभागीय मंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया है। मीडिया से मुखातिब मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा शुरू होने से और समीक्षा बैठक से पहले मैंने आज परिवहन विभाग, अपना परिवहन निगम और चारधाम यात्रा पर मैंने आज समीक्षा बैठक ली है। और इस बार हम चारधाम यात्रा को पिछले साल की तुलना में और सरल, ऐतिहासिक और निष्ठक बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लक्सर विकासखंड के सभागार में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हरिद्वार के द्वारा जन जानकारी अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। तो नैनीताल जिले में हो चुकी है और यहाँ पर दूसरी बैठक है। हमने अभी तक जो है शुरुआत में जिस तरीके से हमने शुरू किया, बहुत सारे डाटे अधिकारियों के पास नहीं थे। आज कुछ हमें ऐसा महसूस हुआ, कुछ लेकर के आए हैं और आगे हमें उम्मीद है कि योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से हो, जो पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिले और जब योजना आगे बढ़ती है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आती है तो भारत सरकार से जो योजनाओं का ग्रोथ है वो बढ़ता है। लोईवाला क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं की हिम्मत बढ़ती जा रही है। तहसील खनन और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध खनन माफिया धड़ल्ले से क्षेत्र की सौंगजा खंड और सुसवा नदी में अवैध खनन को लगातार अंजाम दे रही हैं। शिकायत के बाद तहसील प्रशासन और खनन विभाग ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ छापा मारा तो सौंग नदी में पिकअप गाड़ी अवैध खनन सामग्री भरते पकड़ी गई तो अवैध खनन सामग्री से भरी पिकअप गाड़ी को उसका ड्राइवर लेकर भागने लगा। एक खनन की गाड़ी है, पिकअप है बोलेरो, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तहसीलदार साहब उनका पीछा कर रहे थे तो हमारे आबादी क्षेत्र से धर्मचक से होते हुए गाड़ी लगभग 80-90 की स्पीड पे रही होगी। वो तेज़ी से गाड़ी हमारे गांव से निकली और दुर्घटना होने से बची। छोटे छोटे बच्चे गांव में घूमते हैं और स्कूल की एक वैन थी छोटी सी, वो भी दुर्घटना होने से बची। आगे जाके तहसीलदार साहब ने उनको जैसे ओवरटेक करा तो ड्राइवर ने उनकी गाड़ी में को भी हिट कर दिया। फिर उनको पकड़ा, फिर पकड़ने के बाद उनको यहाँ लाया गया है तहसील में। अब एसडीएम मैडम को तो हमने एप्लीकेशन दे दी है। एसडीएम मैडम ने एचएसओ को भी बोल दिया है और तहसीलदार साहब को भी बोल दिया है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पहली तो बात यह है कि खनन होना नहीं चाहिए, ठीक, और जब खनन कर रहे हो तो आबादी क्षेत्र से नहीं जाना चाहिए। ये जो है हमको हमारी गाड़ी को देखते हुए ये नदी से जो है भागने लगा, इसका पीछा किया गया तो ये काफ़ी तेज़ी से बेताशा आगे जा रहा था। इसको आगे जाके रोका गया तो इसने हमारी गाड़ी पे भी थोड़ा सा पीछे से भागा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, अवैध खनन की, और जो भी पुलिस को भेजा जा रहा है जो भी। तो अवैध खनन रोकने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अवैध खनन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। फिर से स्वागत है।
एसटीएफ द्वारा यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020-21 पेपर लीक मामले में 44वीं गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम रुपेंद्र कुमार जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि 25,000 का इनामी अपराधी है। पेपर होने से पूर्व अभियुक्त रुपेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त सादिक मूसा को आरएमएस सॉल्यूशन के कर्मचारी से मिलाया गया था। वहीं कसान से लीक आउट पेपर लेकर सादिक मूसा को दिया गया था, जिसके एवज में रुपेंद्र कुमार जायसवाल को 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होनी थी। ये रुपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आरएमएस सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते हैं कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त हैं हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं, तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। तो ये इसकी भूमिका थी मुख्य रूप से। और अभी जो है इसके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी तब से ही, और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। और अभी कल जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से। ओबीसी विभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईआईटी रुड़की गेट के बाहर कैंडल जलाकर विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देश भर के आईआईटी शिक्षण संस्थान से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि आईआईटी के निदेशक, प्रोफेसर और मैनेजमेंट के कारण 124 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और हजारों छात्र प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उनका कहना है कि सभी का जीवन एक समान हो और एक कानून का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं भाजपा की शिक्षा विरोधी नीति और जातिगत भेदभाव का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। वहीं ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है, हम सभी पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। कि देश के जो आईआईटी संस्थान है, जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 124 छात्रों ने आईआईटी प्रशासन के दबाव में और जो भेदभाव, उनका जातिगत भेदभाव देखने को मिला है, उस कारण से आत्महत्याएं की हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। यदि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की हालत है, तो बाकी जो सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की हालत होगी। आज हम सरकार के सामने बार बार इस सवाल को उठाते रहे, लोकसभा से लेकर हर जगह पर, लेकिन सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस के सभी जो हमारे साथी हैं, आईआईटी के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि छात्रों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होगा, तो निश्चित रूप से इसको और अधिक मामले को उठाकर और अधिक प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इटावा थाना उसरहार क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 128 पर बेकाबू कार ने 2 मजदूरों को कुचल दिया। दोनों को नाजुक हालात में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है। गुस्साए मजदूरों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया, जिससे बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हो गई। क्षतिग्रस्त गाड़ी को चैकी कुदरेल पर भेज दिया गया। आवागमन सुचारू रूप से कराया गया है। पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि थाना उसरहार क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिनको सैफई पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। आज सुबह 10 बजे उसरहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव से कोई अमेज गाड़ी आ रही थी, जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। चालक के नींद आने की वजह से, जैसी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जहां 2 मजदूर काम कर रहे थे जो चोटिल हो गए और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया। कोई इस तरह की लाइन ऑर्डर की फिलहाल समस्या नहीं है। शेष जानकारी और जाँच की जा रही है। जो भी जानकारी आगे प्राप्त हुई उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखों के एक बड़े कारोबारी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं और भी कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के संदर्भ में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। एसएसपी सिंह ने बताया कि घटना के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी कुछ लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। वहीं उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के अधिकारियों को पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाए जाने की बात भी कही है।
देखिए, ये एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी हमने CFO से जानकारी करी कि इसमें कोई NOC या परमिशन हो, तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही है, किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जाएगी। FSL की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ BDS टीम को भी बुला लिया, जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेंगे किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इस पर पूरे जो पुराना जो इशू रहे हैं इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीज़ों को एक लाइन की कड़ी में ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। कितने लोग अंदर मौजूद हैं? 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअलिटी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो नेचुरल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअलिटी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में दिख रहे इस गड्ढे को 20 फीट से भी ज्यादा गहरा बताया जा रहा है। गड्ढा बढ़ने से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए BRO के आला अधिकारियों की टीम में वर्कर मौके पर पहुंचे और इस गड्ढे को भरने का काम जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि यह होल 20 से 30 फीट गहरा है और इसमें पत्थर फेंकने पर पता नहीं लग रहा कि कहां गया। फिलहाल BRO की टीम मौके पर मौजूद है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के बीच सड़क पर बने गड्ढे से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात करना चाहें तो उस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फीट से अधिक का गहरा खड्डा इस वक्त बना हुआ है, जिस कारण जो यहाँ पर वाहन आवाजाही कर रहे हैं उन्हें भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और आइए मैं इनसे बात करना चाहता हूँ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। पहले सर, जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, ये क्या मामला है सर, क्या कहेंगे सर इस विषय में? मामला तो क्या है साहब, कम से कम 16-17 महीनों से तो ये धसाव हो ही रहा है। शुरू धसाव जो हुआ था ये छावनी बाजार का एरिया है, यहीं से हुआ था। और इसके बाद तो फिर और जगह भी हुआ, तो तब जाके जा रहा है ये हाईलाइट ज़्यादा मामला हुआ है। अब ये समक्ष आपके सामने है, ये कम से कम हमने सुबह इसको नापा था तो 20-30 फुट कम से कम एक गहरा रोड के अंदर गड्ढा बन चुका है। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें लोडेड गाड़ियाँ जा रही है, भारी भरकम, मुश्किल से ये 1-8 घंटे के लिए ही बंद होती होगी ये रोड। और इसमें तो बहुत बड़ा ये खतरा बना हुआ है, इसमें कोई बच्चा समा सकता है या कोई गाड़ियाँ समा सकती है, किसी का ध्यान भटक गया तो कोई मोटरसाइकिल वाले, कोई बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। आइए दूसरे स्थानीय से बात करें। तो सर, क्या मामला है? जैसे कि आपको पता है जोशीमठ का हालात इस समय देश विदेश में सब में चर्चा में है। और जोशीमठ में एक भयंकर आपदा से जोशीमठ जूझ रहा है। तो हमारा यह है कि देखो, आज सुबह जब हमने देखा ये बहुत गहरा गड्ढा है 20 मीटर का, तो हमने लोगों को सूचित किया है। देखो, प्रशासन वाले भी आने वाले हुए हैं, लेकिन हमारा बस यही है, सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बारे में संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। एक स्थानीय और हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, पहले जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। किस तरह का मामला देखते हैं? और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो हमने सुबह सरिया से इसको नापा था, तकरीबन 20-25 फीट सरिया अंदर गई थी। और यही नहीं, एक गड्ढा जो आगे में भी है यहाँ पे, उसको भी आप देख सकते हैं। और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक है? अभी ये बिगर बरसात बिगर उसके ये हाल है। अगर बरसात होगी तो क्या हाल होगी? ये छावनी बाजार पूरे गड्ढे, एक आगे में भी, वो भी 12 फीट गड्ढा है यहाँ पे। ये यहाँ पे तकरीबन 20 फीट 25 फीट सरिया डाला हमने सुबह। इसका ये हालत है। यहाँ पे देखो, ये मोड़ है, ये मोड़ है। कोई भी स्कूटर वाला या गाड़ी वाला अगर स्पीड में आता तो उसको नुकसान, किसी के बच्चे इस खड्डे में गिर सकते हैं। अब आप लगा लो कि गाड़ी की हाइट तकरीबन 10 फीट होती है, ये तो 25 फीट खड्डा है, क्या हालत होगी। और जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में ये भूधसाव के मामले आ रहे हैं, अभी भी शांत माहौल नहीं दिखाई दे रहा, लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। ये देखिए